लखनऊ में आज बीएसपी की अहम बैठक है। सभी जोनल कोऑर्डिनेटर प्रभारियों को इस बैठक में बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों के टिकट पर मंथन होगा। साथ ही बीएसपी जल्द उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। तो बीएसपी जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। ये जानकारियां हमारे पास आ रही हैं। लखनऊ में आज बीएसपी की अहम बैठक है। सभी जोनल कोऑर्डिनेटर और प्रभारियों को वहां पर बुलाया गया है। चुनाव की रणनीति पर आज मंथन होगा। 2019 के महाभारत में आपको बता दें कि लगातार कुछ न कुछ रोजाना अपडेट हो रहा है और आज बीएसपी यहां पर अपने जोनल कोऑर्डिनेटर्स और प्रभारियों की लखनऊ में बैठक कर रही है। अब इसके बाद माना यह जा रहा है कि बीएसपी आज फाइनलाइज करेगी अपने कैंडिडेट्स को और उसके बाद लिस्ट को जारी किया जाएगा। उसके बाद लिस्ट को निकाला जाएगा, उम्मीदवारों की लिस्ट कि आखिर बीएसपी ने किन किन लोगों को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो चुनावी रणनीति है जिस पर आज मंथन बीएसपी में होना है। मायावती खुद मौजूद रहेंगी। सभी जोनल कोऑर्डिनेटर को वहां पर बुलाया गया है। अब देखना यह होगा कि आखिर बीएसपी किस स्ट्रेटेजी प्लानिंग पे जाती है, किस तरीके से क्या कुछ नए चेहरों को मौका दिया जाता है, किस तरीके से टिकटों का बंटवारा होता है उम्मीदवारों के लिए, क्योंकि टिकट पर आज मंथन होना है और बीएसपी जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। जिस महत्वपूर्ण बात को हम लगातार कह रहे थे, वो महत्वपूर्ण बात ये थी कि जिस बार हम देखें कि अब तक समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या आरएलडी हो, लोकसभा चुनाव में कभी इस तरीके का पैक्ट प्री अलायंस इस तरीके से हाल के वक्त में देखने को नहीं मिला। और लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। रुख करेंगे लखनऊ का। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता खुद वहां पर मौजूद हैं। अलाउद्दीन, आप वहां पर मौजूद हैं। तमाम जोनल कोऑर्डिनेटर वहां पर पहुंच रहे होंगे, तमाम बीएसपी के पदाधिकारी वहां पर पहुंच रहे होंगे। आज टिकटों का फाइनलाइजेशन होना है। क्या तस्वीर, क्या खबर वहां से निकल रही है? देखिए, आज की जो बैठक है इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद सीधे बीएसपी अपने जो कैंडिडेट्स घोषित कर देगी। तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि आज की ये बैठक लोकसभा चुनाव 2019 के तहत आखिरी बैठक है। इससे पहले जो दल बीएसपी के साथ गठबंधन में शामिल है, समाजवादी पार्टी ने 11 टिकटों की घोषणा की है, जबकि आरएलडी के तीनों टिकट साफ तौर से जाहिर है कौन लोग लड़ेंगे। लेकिन बीएसपी ने अभी सिर्फ और सिर्फ प्रभारी घोषित किए हैं। लेकिन बीएसपी में ऐसा ट्रेंड चलता है कि जो उनके प्रभारी होते हैं वही आमतौर से चुनाव भी लड़ते हैं। तो ऐसे में सभी 38 प्रभारियों को यहां बुलाया गया है। इसके अलावा इन क्षेत्रों के जो मुख्य जोनल कोऑर्डिनेटर हैं उनके ऊपर उप जो जोनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए वो तमाम लोग हैं। फिलहाल इस बैठक में मायावती इस बात का साफ तौर से मैसेज आज देने वाली हैं। कांग्रेस के प्रति जो उनका रुख है उस रुख को और ज्यादा आज साफ करने वाली हैं। कल की जो मुलाकात अखिलेश यादव के साथ 1 घंटे 40 मिनट की रही है, उसमें हालांकि रायबरेली अमेठी की बातचीत पर भी चर्चा हुई है, लेकिन उसके अलावा एक मुद्दा और भी रहा बातचीत के दौरान की, क्योंकि इससे पहले गठबंधन जनवरी के महीने में हुआ है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे बीएसपी के लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। उनमें मुख्य रूप से नाम मोहनलालगंज से आरके चौधरी, इंजीत सरोज समेत आधा दर्जन कद्दावर नेता है जिनको समाजवादी पार्टी को एडजस्ट करना है, क्योंकि वो लोग बीएसपी से ही निकल कर समाजवादी पार्टी में आए थे। ऐसे में उनके सामने है और जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, इसलिए ये गठबंधन कैसे आने वाले वक्त में राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा, ये भी यहां पर देखना होगा। आपके साथ कुछ लोग वहां पर होंगे, बीएसपी के जो जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, जो पदाधिकारी वहां पर पहुंचे, कितने उत्साहित हैं आज की बैठक को लेकर के? देखिए, आज की बैठक क्योंकि आखिरी बैठक है और खास तौर से इससे पहले 3 हफ्ते पहले भी एक बैठक मायावती ने की थी, उसमें हालांकि उन्होंने कांग्रेस को लेकर के भी बात कही थी और जो उनके भतीजे हैं आकाश के लिए भी उन्होंने कहा था कि आगे आने वाले दिनों में इनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी। हालांकि उस बात की रिपीटिशन आज नहीं होगी, लेकिन जोनल कोऑर्डिनेटर को आज इस बात का साफ तौर से मैसेज दे दिया जाएगा कि आखिर किस रणनीति के तहत और कैसे उनको काम करना है। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि उनको एक गाइडलाइन भी अंदर से मुहैया कराई जाएगी, जिसके आधार पर उन्हें जनता के बीच में उन मुद्दों को ले जाकर के रखना है, क्योंकि एक गठबंधन है और चुनाव से पहले यह गठबंधन है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को बीएसपी की मदद करनी है और बीएसपी को सपा की मदद करनी है। तो ऐसे में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर रुख अपना पॉजिटिव कैसे रखें, इस बात पर भी चर्चा होगी। कुल मिलाकर के आगामी चुनाव जो आने वाला है और चुनाव का ऐलान भी क्योंकि हो चुका है, तो ऐसे में इस बैठक के बाद चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और उम्मीद की जा रही है कि आज देर शाम तक या कल बीएसपी अपनी लिस्ट भी जारी कर दे। बीएसपी बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच कल हमने देखा
कि अखिलेश यादव गए और उन्होंने मायावती से मुलाकात की। मायावती ने 1 घंटे 40 मिनट अखिलेश यादव के साथ बातचीत की, मंत्रणा की होगी, तमाम प्रोस्पेक्टिव पे बातचीत की होगी। अब सवाल यह है, रायबरेली और अमेठी, कांग्रेस का जो रुख आया चंद्रशेखर के साथ मुलाकात के बाद, क्या ऐसे में रायबरेली और अमेठी में यह गठबंधन अपने प्रत्याशी उतारेगा या नहीं उतारेगा? देखिए, रायबरेली अमेठी का जहां तक बात है, अगर आप पिछले 20 सालों के इतिहास को देखेंगे, क्योंकि गठबंधन ये 25 साल के बाद पहली बार हुआ है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रेंड ये रहा है कि उन्होंने सन 1996 को छोड़ करके, जब गायत्री प्रजापति को उन्होंने एक बार टिकट दिया था, जो है वहां पर फ्रेंडली फाइट के तहत उन्होंने टिकट कभी नहीं दिया। हालांकि अखिलेश यादव का अपना रुख ये है बार बार कि वहां पर कैंडिडेट नहीं खड़ा किया जाए, लेकिन कल के रुख के बाद इस बात की संभावना लगातार बन रही है कि शायद गठबंधन वहां अपना प्रत्याशी खड़ा करे। लेकिन फिलहाल ये कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा और बहुत जल्दी होगा कि गठबंधन एकाएक अपना रुख इतना ज्यादा बदल ले, क्योंकि जब आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव में इस पूरे गठबंधन को और आने वाले चुनाव को देखेंगे, तो आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस और यूपीए अलायंस कहीं ना कहीं से मजबूत होता है, तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के पास भी ऑप्शन यही है कि वो कांग्रेस को सपोर्ट करे। तो ऐसे में क्योंकि दोनों पार्टियों के 2 कद्दावर बड़े नेता कांग्रेस के वो रायबरेली अमेठी से हैं, तो ऐसे में गठबंधन एकाएक इतना बड़ा रिस्क लेने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि अगर गठबंधन जो नारा लगातार दे रहा है कि जो है बीजेपी को हटाना है, उनका मोटो एक है, और कांग्रेस अखिलेश यादव बार अच्छा, फॉर्मूला क्या है अलाउद्दीन, ये बताइए इस बार बीएसपी ने क्या फॉर्मूला रखा है? जैसे बीजेपी जिताऊ और टिकाऊ की बात करती है, ऐसे में बीएसपी किस ओर जा रही है? अब तक हम इससे पहले देखते आए हैं कि कहीं कोई बिल्डर होता था, कहीं कोई व्यापारी होता था, या बीएसपी के कैडर के लोगों को ही इस बार टिकट मिलने जा रहे हैं? क्या फॉर्मूला रखा है बीएसपी ने? देखिए, 38 सीटों में से साफ तौर से जाहिर है कि 10 सीटें सुरक्षित हैं, 10 वो पूरी तरह से कैडर को जा रहे हैं। इसके अलावा आप 28 जो कैंडिडेट बचे हैं, इसमें 2-1 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के भी शिफ्ट होंगे बीएसपी में, और बीएसपी के कुछ शिफ्ट होंगे सपा में। इसके अलावा जातीय आंकड़े का बहुत ध्यान रखा गया है। 28 में से 8 से 10 लोगों को जो है टिकट दिया जाएगा, वो मुस्लिम वर्ग से आएंगे। इसके अलावा 10 के करीब ही 8 से 10 के करीब ओबीसी आएंगे, बाकी जनरल कैटेगरी के लोग 8 के करीब रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर के जो कॉम्बिनेशन पूरा है, 10 जो रिजर्व कोटे हैं, ओबीएस है, उस पे जो है SC ST के लोग उतरेंगे। मुसलमानों को 8 से 10 का कोटा दिया गया है, ओबीसी बिल्कुल अलाउद्दीन, आप नजर बना के रखिए। तो जातिगत समीकरणों को बीएसपी साध करके अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेगी। लगातार हमारी नजर बनी हुई है वहां पर। अलाउद्दीन खुद मौके पर हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं। पल पल की अपडेट न्यूज 18 अपने दर्शकों को सबसे पहले देगा। आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर नगर में गठबंधन ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। गठबंधन के तीनों दलों ने एक संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन में इसकी घोषणा की। सीट पर बीएसपी ने रितेश पांडे को उम्मीदवार बनाया है। रितेश फिलहाल जलालपुर विधानसभा सीट से बीएसपी के विधायक हैं। हमारे नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर हमारे जलालपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, जुआ और तेज तर्रार साथी भाई रितेश पांडे जी को यहां से उम्मीदवार घोषित किया गया। कांग्रेस ने बुधवार को यूपी के लिए 16 और उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। यूपी प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को मुरादाबाद से टिकट मिला है। सावित्री बाई को बहराइच से टिकट मिला है। मिर्जापुर से ललितेश पति त्रिपाठी को टिकट मिला है। साथ ही मिर्जापुर से ललितेश पति त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। सुल्तानपुर से संजय सिंह को टिकट मिला है। तो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट ये जारी हुई है। बहराइच से सावित्रीबाई फुले, नगीना से ओमवती देवी जथाव, खीरी से जफर अली नकवी, सीतापुर से कैसर जहां, कानपुर से श्री प्रकाश जायसवाल, मुरादाबाद से राज बब्बर, ये सब नाम, मिश्रिक से मंजरी राही, सुल्तानपुर से संजय सिंह, सीतापुर से कैसर जहां, मिश्रिक से मंजरी राही, मोहनलालगंज से रामशंकर भार्गव, प्रतापगढ़ से रत्ना सिंह, फतेहपुर से राकेश चांद, बहराइच से सावित्री फुले, लालगंज से पंकज मोहन सोनकर, मिर्जापुर से ललितेश पति त्रिपाठी, रॉबर्ट्सगंज से भगवती प्रसाद चौधरी, संत कबीर नगर से परवेज खान, बांसगांव से कुश सौरभ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। पार्टी के मंडल प्रभारी नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने प्रयागराज पहुंचे तो उनके सामने भी ज्यादातर स्थानीय नेताओं ने प्रियंका को ही फूलपुर से चुनाव लड़ाने की मांग की। इलाहाबाद जिला कहें या फूलपुर पार्लियामेंट कहें, के सारे नागरिकों को
हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी नेता जिनको लोग देखने के लिए तरसते हैं और ये कहते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा जी की छाया है वो, तो उस छाया के लिए जो दावतनामा पेश किया यहाँ के लोगों ने, तो हम संभवतः परसों दिल्ली में होंगे, तो हम यहाँ के लोगों का संदेशा अपनी भी सिफारिश के साथ उन तक जरूर पहुँचाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में चौराहों पर लगे कमल के फूलों के वाले प्रतीकों को क्यों ढका जा रहा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए और जानिए। कुंभ को लेकर चर्चा में रहे प्रयागराज इन दिनों फिर चर्चा में है। वजह है चौराहों पर लगे कमल के फूल से मिलती आकृतियों को ढकना। प्रयागराज में कुंभ मेले के वक्त शहर के चौराहों को खूबसूरत बनाने के लिए ये फूल लगाए गए थे, लेकिन विपक्ष को इसमें सियासत दिख रही। सो विपक्ष की शिकायत के बाद प्रशासन चौराहों पर लगे कमल के फूलों वाले प्रतीकों को ढक रहा है। बहुत अच्छा कदम है निर्वाचन आयोग और अधिकारियों का, ताकि मतदाताओं के ऊपर प्रभाव न पड़े, और ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, सहयोग करें। जो भी पोस्टर, बैनर और चुनाव निशान के होर्डिंग बनाए गए हैं, ये सब प्रशासन और निर्वाचन आयोग का बहुत अच्छा काम है। प्रशासन ढक रहा है, लेकिन हम लोग ये बात जनता तक जरूर पहुंचाएंगे। जनता में हम लोग ये बात उठाएंगे कि जिस तरह इन लोगों ने जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है। वहीं अफसरों का कहना है कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करने के तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। आप अवगत हैं कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है। घोषणा के उपरांत तत्काल ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने का मुख्य उद्देश्य इतना है कि जो भी नियम, कायदे, कानून है, उनका तत्काल पालन कराना शुरू कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त और भी जो निर्देश भारतीय मानव निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, उसका पालन कराया जा रहा है। और ये भी आप देख रहे होंगे कि पूरे शहर में लगभग 2500 टीमें काम कर रही हैं, और जो भी राजनीतिक पार्टियों से या प्रत्याशियों के संबंधित पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स, होर्डिंग या ऐसे कोई भी चीज़ें जो आदर्श आचार संहिता को प्रभावित करती हो, तत्काल प्रभाव से उसको हटाया जा रहा है। प्रयागराज में निर्वाचन आयोग की सख्ती का असर साफ तौर पर दिख रहा है। कुंभ के दौरान कई चौराहों का सौंदर्यीकरण किया गया था, और इन चौराहों पर मूर्तियों के साथ ही साथ कई तरह के यहाँ पर प्रतिमाएं या दूसरे चीज़ें लगाई गई थी। इनमें से ही ये जानसेनगंज का चौराहा है, इस पर कमल का फूल लगाया गया था। इसके साथ ही साथ ट्रैफिक चौराहे पर भी कमल का फूल और उसके ऊपर शंख लगाई गई थी। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में अब इनको पूरी तरह से ढका जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से निर्वाचन प्रभावित न हो और मतदाताओं पर इसका कोई प्रभाव न पड़े। इस कड़ी में ये कवायद अब यहाँ पर शुरू कर दी गई है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। चीन की वजह से एक बार फिर आतंकी मसूद अजहर बच गया। दरअसल ग्लोबल आतंकी घोषित करने के लिए यूएन में प्रस्ताव था, लेकिन चीन ने विरोध कर दिया, जिसकी वजह से यूएन में मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव रद्द हो गया। चीन के कदम से भारत समेत फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन की कोशिशों को झटका लगा है। तो आतंकी मसूद पर चीन का कुतर्क, आतंकी संगठन जैश और मसूद अजहर का कोई तालमेल नहीं है। मसूद अजहर के खिलाफ आतंकी होने का कोई सबूत नहीं है। मसूद के खिलाफ आतंकी संगठन चलाने का कोई सबूत नहीं है। चीन ने पुलवामा आतंकी हमले के सबूत को भी नहीं माना है। बैठक से पहले कहा, बातचीत से ही जिम्मेदार समाधान निकल सकता है।